हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इसमें हम पूरा भारत के भूगोल को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। भूगोल के पिता एरोटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम फिर भारत का हमको भूगोल पढ़ना है, तो पहले हम भारत की स्थिति देख लेते हैं कि भारत कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये है पृथ्वी। ठीक है, ये है इसका पूर्वी गोलार्ध। ये क्या होता है, इसको पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, और ये अगर इधर के में देखें, अगर इसके उसमें देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध है। ये क्या है, दक्षिणी। और भारत कहाँ पे है स्थित, भारत यहाँ पे स्थित है। तो इस कहाँ पे, किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए फिर हम देखते हैं। देखिए, भारत कहाँ पे स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। और एशिया की किस भाग में, दक्षिण एशिया में। ठीक है, और फिर देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें कितने देश हैं। तो 5 देश होते हैं, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। क्या क्या है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल कितने देश आते हैं, 5। पाँचों के नाम आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम देख लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, याद रखे रहिएगा कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% क्षेत्रफल पे है। ठीक है, जनसंख्या इसका कितना है, 17% है, लगभग 121 करोड़। अभी तो लगभग 142 करोड़ हो गया है। ठीक है, लेकिन तो अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखें हम तो 121 करोड़ है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। क्षेत्रफल में स्थान कितना है, 7वें स्थान पे है। फर्स्ट पे रूस है, उसके बाद कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, 7वें नंबर पे भारत है। ठीक है, तो इसका क्रम भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। तो पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, अगर हम जनसंख्या में देखें तो दूसरे स्थान पे है। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। अभी तो ये भारत पहले नंबर पे आ गया, बट ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट पे चीन था, दूसरे पे भारत है। ठीक है, अब देखिए, चले फिर अगला क्वेश्चन बनता है, भारत में कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। देखिए, 3 प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं। एक कर्क रेखा है, और एक विषुवत रेखा है, एक मकर रेखा है। तो भारत से कौन सी रेखा होकर जाती है, कर्क रेखा। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा। ठीक है, तो कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से। पहले कहाँ से जाती है, गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको याद करने का ट्रिक देखिए ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे जाता है। तो यहाँ पे क्या है, गुजरात। ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान, याद रखिए रहेगा। उसके बाद क्या है, एमपी, मध्य प्रदेश। उसके बाद क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे झारखंड। उसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सा है, त्रिपुरा। ठीक है, और कौन सा है, मिजोरम। यहाँ से हमको याद हो गया कौन कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इतने राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा जाती है। ठीक है, तो एग्जाम में इसका क्रम भी पूछ लेता है, तो आप लोग इसका क्रम भी याद रखे रहिएगा, और कितने से होकर जाती है ये भी याद रखे रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। फिर हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। 82.5 डिग्री देशांतर पूर्व से होकर जाता है। भारत का जो टाइम है वो कितना, 5.5 घंटा आगे है। जीएमटी जो है उससे, ग्रीनविच टाइम जो है उससे कितना आगे है, 5.5 घंटा। ठीक है, और एक देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। एग्जाम में पूछ लेगा तो आप लोग याद रखिएगा, एक देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। ठीक है, और ये कहाँ से होकर जाती है, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से ये होकर गुजरती है। तो और कितने राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कहाँ से जो हमारी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इतना याद रखे रहेगा। और भारत का जो समय रेखा है क्या है, 82.5 डिग्री देशांतर पूर्व है। ठीक है, क्योंकि ये भारत क्या है, पूर्व में है, तो ये देशांतर पूर्व ही रहेगा, याद रखे रहेगा। और 5.5 घंटा आगे, और एक देशांतर बराबर 4 मिनट। अर्थात अगर हम एक देशांतर से, अगर मान लीजिए हम एक देशांतर पे, हमको दूसरे नंबर देशांतर पे जाना है, तो हमको कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट का उसमें डिफरेंस होता है, मतलब 4 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, इतना याद हो गया। अब चलिए हम फिर देख लेते हैं कि भारत का जो ये कौन सा पूर्वी पॉइंट है, कौन सा इसका पश्चिमी है, कौन सा दक्षिणी है, कौन सा उत्तरी है। ठीक है, तो अगर हम उत्तर पॉइंट देखें तो क्या है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, अगर दक्षिण पॉइंट देखें तो क्या है, कन्याकुमारी है। अगर सुदूर अंत तक मतलब
देखें जो सबसे दूर है तो इंदिरा पॉइंट है जो कहाँ अंडमान निकोबार में है, ठीक है। अगर पूर्वी देखें तो किविथू है जो कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, और गुहार मोती है जो गुजरात में है। ये क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, गुहार मोती है। सबसे पूर्वी किविथू है, ठीक है। और इसका हम चलिए देख लेते हैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे इसका है, ठीक है। और अगर इंदिरा पॉइंट देखें ये 6 डिग्री 4 मिनट पे है, ठीक है। इंदिरा कॉल का अंतिम वो देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट है। और अगर इसका देखें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। ये देशांतर इसका याद रखिए रहेगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है, ठीक है। इसका क्या है, ये देशांतर है और ये हमेशा याद रखिए रहेगा पूर्वी देशांतर ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे दे देगा, उसमें यही देगा लेकिन तो उसमें पूर्वी लगा देगा, पश्चिमी लगा लेगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसकी हम लंबाई देख लेते हैं। अगर हम पूर्व से पश्चिम लंबाई देखते हैं तो 2933 किलोमीटर है। अगर हम उत्तर से दक्षिण देखें तो 3214 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। भारत की स्थलीय व तटीय सीमा देखते हैं तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा इसका 9 राज्यों से होकर जाता है, 7516.6 किलोमीटर है। सबसे अधिक सीमा गुजरात से, सबसे कम गोवा से, और यूनियन टेरिटरी में देखें सबसे अधिक सीमा किससे, अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ऐसे पूछे कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है तो गुजरात है। सबसे कम तटीय वाला कौन सा है, गोवा है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगाती है, 7 देशों के साथ। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा में देखें तो कितने, स्थलीय सीमा में देखें तो 7 देशों के साथ, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक है, बचपन में BA ब से क्या हो जाएगा बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान, ठीक है। तो बचपन में BA से आप लोग याद कर लीजिएगा कि 7 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है वह, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेगा क्वेश्चन कि भारत सर्वाधिक सीमा किसके साथ साझा करता है तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम सीमा साझा किसके साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। चलिए फिर हम कुछ चैनल हैं देख लेते हैं। मालदीव मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। मिनिकॉय व लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो एग्जाम में तीनों क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका किस के द्वारा अलग होते हैं तो मन्नार की खाड़ी के द्वारा और पाक जल संधि द्वारा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत व बांग्लादेश के बीच 0 डिग्री चैनल है। त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा, देखिए त्रिपुरा 3 ओर से, देखिए ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में, भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जो तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तो त्रिपुरा है, जो किससे सीमा बनाता है, बांग्लादेश से, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। भारत के 9 तटीय राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसको याद करें, कितने राज्यों से तटीय सीमा बनाता है, 9 राज्य क्या करते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं, अर्थात समुद्रों से अपनी सीमा बनाते हैं भारत के। तो कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इधर 5 है, इधर 4 है। तो कभी कभी ऐसे पूर्वी तट पूछ लेता है, तो पूर्वी तट कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और अगर पश्चिमी तट पूछे तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है, ठीक है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, लद्दाख है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, बीकानेर में है, ठीक है, ब्रियावली बीकानेर में। भारत का भौगोलिक विभाजन हम देख लेते हैं, कौन से पर्वत हैं, पठार हैं, दर्रे, द्वीप, समुद्र, नदियां, ये सब देख लेते हैं। तो 11% क्या है, पर्वत हैं। भारत का अगर भौगोलिक विभाजन में देखें तो 11% पर्वत हैं, 18% पहाड़ हैं, 28% पठार हैं और 43% क्या है, 43% भाग पर क्या है, मैदान फैला हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम अब देख लेते हैं इसका पहले पर्वत। ये भारत, ये यहाँ पे भारत है तो इसको क्या कहा जाता है, उत्तर का, देखिए चलिए पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हम देखेंगे तो पहले हम देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखिए यहाँ पे क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। अब चलिए एक बार भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं कहाँ क्या है। तो देखिए इधर क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, इधर क्या है, मैदानी क्षेत्र है, इधर पूरा हिमालय फैला हुआ है, यहाँ पे थार का मरुस्थल है, इधर ये देखिए द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, और इधर द्वीप समूह कौन सा, अंडमान और निकोबार है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि इधर क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है, इधर ये पूरा मैदान है, गंगा यमुना का पूरा मैदान क्षेत्र है, इधर पूरा हिमालय फैला हुआ है, इधर पूरा मरुस्थल है और इधर ये द्वीप, 2 द्वीप समूह है, ठीक है। ये समझ में आ गया।
एक मिनट। चलिए फिर हम देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला को। एक मिनट। हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें हम देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसको देखिए यहाँ पे है, ये युवा वलित पर्वत है। मतलब अभी ये क्या है, इसका निर्माण अभी जल्दी हुआ। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ, हिमालय को प्रमुख श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो इसको कितने में भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है। चलिए फिर हम देख लेते हैं। और प्रादेशिक विभाजन अगर इसका करें तो कितने भागों में बांटा गया है? पंजाब, कुमायूं और नेपाल और असम। ठीक है। तो कौन सा है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों का विभाजन। अगर ऐसे हम देखें तो देखिए इधर अगर हम ये देखें तो ये कौन सा है? ट्रांस हिमालय, ये बीच वाला बृहद हिमालय, ये इधर वाला लघु हिमालय और ये सबसे नीचे इन वाला क्या है? शिवालिक हिमालय। ठीक है। अगर हम प्रादेशिक विभाजन में देखें तो इधर देखिए ये पंजाब वाला क्षेत्र जो सिंधु और सतलज के बीच में होता है, कौन सा? पंजाब का क्षेत्र है। सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं का क्षेत्र है। काली और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। और ये इधर क्या है? असम। ये जो ब्रह्मपुत्र के इधर है तो कौन सा है? ये असम हिमालय है। ठीक है। इतना याद हो गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियां पाई जाती हैं। तो इस चारों को याद रखे रहिएगा। ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणियां? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है। काराकोरम में क्या पाया जाता है? भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी K2 पाया जाता है। ठीक, गार्डन ऑस्टिन K2। और लद्दाख का राकापोसी चोटी सबसे ढलान वाला चोटी है। ठीक है। तो लद्दाख श्रेणी में राकापोसी चोटी पाया जाता है और काराकोरम श्रेणी में भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी K2 पाया जाता है। ठीक है। तो अब देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। भारत में सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सा है? तो कौन सा है? ये कंचनजंगा है। अब अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी देखें तो K2 है। ठीक है। प्रमुख नदियां सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकलती हैं ट्रांस हिमालय से। अब देखिए हमारा अगला है बृहद हिमालय। इसमें सर्वाधिक सतत व ऊंची चोटियां पाई जाती हैं बृहद हिमालय में। इसकी औसत ऊंचाई 100 मीटर है। पर्वत चोटियां इसमें जो पाई जाती है केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, नीलकंठ, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू व नामवर्चा इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर में गंगोत्री और यमुनोत्री और जैमू बृहद हिमालय में ही ये ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है। फिर हमारा अगला है लघु हिमालय। लघु हिमालय में शिमला, डलहौजी, मनाली, दार्जिलिंग, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत ये सब पाए जाते हैं। ठीक है। ये सब स्थान। घाटी इसमें कौन सी? कश्मीर घाटी, इसी में लघु हिमालय में ही कश्मीर घाटी है। और उसके बाद अगला हमारा क्या है? शिवालिक हिमालय। ये सबसे नवीनतम है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय है। अभी इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है। और देखिए पश्चिम में इसको दून कहा जाता है जैसे देहरादून, और पूर्व में इसको द्वार कहा जाता है जैसे हरिद्वार। ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बना हुआ इंपॉर्टेंट है कि कुल्लू घाटी किसके बीच में पाया जाता है? तो धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य क्या पाया जाता है? कुल्लू घाटी पाया जाता है। ठीक है। याद रखे रहेगा ये धौलाधार व पीर पंजाल के बीच। ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। हमारा हिमालय वाला क्षेत्र खत्म हुआ। अब हिमालय वाले को अब हम क्या पढ़ेंगे? पश्चिमी घाट। ये जो नीचे प्रायद्वीपीय पठार था, ये नीचे वाला हिस्सा, हम ऊपर वाला हिस्सा पूरा पढ़ चुके हैं। अभी हमको नीचे वाला हिस्सा पढ़ना है। तो नीचे वाले हिस्से में हम देखेंगे पश्चिमी घाट। जो इधर ये पश्चिमी घाट है और ये क्या है? पूर्वी घाट है। ठीक है। तो पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री नाम से। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी है, जो यहाँ केरल में नीचे है। और अन्नामलाई की पहाड़ियों में ये पाया जाता है। ठीक है। पश्चिमी घाट यूनेस्को में 2012 में ये शामिल हुआ था। इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। कब? 2012 में। ठीक है। तो पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन से? अनाईमुडी है, जो केरल में है। ठीक है। अब ये पश्चिमी घाट है। ठीक है। अब देखिए इधर देखते हैं। देखिए ये पश्चिमी घाट के ही अगर हम पार्ट देखें तो ये देखिए यहाँ पे पश्चिमी घाट पाया जाता है। ये उत्तर पश्चिमी घाट यहाँ गुजरात वाले क्षेत्र में। इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मध्य। ठीक है। इधर आएंगे तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इधर क्या पाया जाता है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है। इधर पाया जाता है। तो नीलगिरी को क्या होता है? पूर्वी और पश्चिमी घाट का इसको मिलन बिंदु कहा जाता है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ ले, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन किसको कहा जाता है? तो नीलगिरी को। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदो बेटा है। ठीक है। ये तमिलनाडु में। तो एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक अगर पूछेगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सा है? दोदो बेटा है, जो तमिलनाडु में है। ठीक है। अब चलते हैं, हम देखते हैं पूर्वी घाट। ठीक है। पूर्वी घाट हम देखते हैं तो इसमें नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। जवादी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई की पहाड़ी कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है। तो ये कहाँ की पहाड़ियाँ हैं? ये पूर्वी घाट की है। तो याद रखिएगा पूर्वी घाट में नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, जवादी, सेवराय और पंचमलाई, सिरुमलाई ये तमिलनाडु में। ठीक है। अब चलिए एग्जाम में ये पूछ लेता है
तट पूछ लेता है। चलिए इसको देखिए पश्चिमी तटीय मैदान को हम इतने भागों में बांटते हैं। काठियावाड़ तट जो गुजरात में कहा जाता है, कोंकण तट दमन और दीव और गोवा में, कन्नड़ तट गोवा से मंगलुरु तक और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गुजरात में कौन सा तट पाया जाता है, तो काठियावाड़ तट। यहाँ महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट, ये दमन दीव से लेकर गोवा तक पाया जाता है। कौन सा, कोंकण तट महाराष्ट्र के साइड में। और कर्नाटक में कन्नड़ तट पाया जाता है गोवा से मंगलुरु तक। और केरल में मालाबार तट पाया जाता है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट का। हम पूर्वी घाट का देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के तट पाए जाते हैं, कोरोमंडल तट और उत्कल तट। ठीक है, तो कोरोमंडल तट कहाँ है, ये तमिलनाडु पुलिकट से लेकर कन्याकुमारी तक कोरोमंडल तट है। और उत्कल तट ये उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक के बीच में क्या पाया जाता है, उत्कल तट पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको तट याद हो गया क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। हम द्वीप समूह देख लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। देखिए द्वीप समूह पाया जाता है अरब सागर में, जो पाया जाता है लक्षद्वीप है। बंगाल की खाड़ी जो पाया जाता है अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। अन्य जैसे मौजली द्वीप, शिव समुद्रम, एलिफेंटा, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, द्वीप समूह टोटल कितने, 3 प्रकार के द्वीप समूह भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं पहले अंडमान निकोबार। तो ये देखिए ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल 572 द्वीप हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें कितने द्वीप पाए जाते हैं, तो 572 द्वीप हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है, कोको द्वीप है। अब देखिए यहाँ पे उत्तरी अंडमान, फिर यहाँ पे नारकोंडन द्वीप, ये मध्य अंडमान, यहाँ पे बैरन द्वीप, यहाँ पे ये दक्षिणी अंडमान, ये लघु अंडमान। ठीक है, फिर नीचे हम जाएंगे तो यहाँ कार निकोबार, 1 मिनट, यहाँ पे कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं हम ऊपर से। देखिए यहाँ कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से कौन अलग करता है, कोको चैनल अलग करता है। फिर अब अगर हम देखें नीचे आएंगे, दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से कौन अलग करता है, डंकन पास अलग करता है। उसके बाद लघु अंडमान को कार निकोबार से, या फिर ऐसे पूछे अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, उसके बाद ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से, या फिर निकोबार को सुमात्रा द्वीप से कौन अलग करता है, ग्रेट चैनल के द्वारा ये लोग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक जो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की, सैडल पीक कहाँ पे पाया जाता है, उत्तरी अंडमान में। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सैडल पीक सबसे ऊंची जो चोटी है वो किस द्वीप में पाया जाएगा, तो उत्तरी अंडमान में। ठीक है, नारकोंडन द्वीप जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान, मध्य अंडमान में बैरन द्वीप है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप है, ये मध्य अंडमान के जस्ट पूर्व में पाया जाता है। फिर देखिए दक्षिणी अंडमान, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी दक्षिणी अंडमान में है, और वीर सावरकर एयरपोर्ट भी यहाँ दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, फिर इसके नीचे लघु अंडमान पाया जाता है, यहाँ पे कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट पाया जाता है। ठीक है, इतना यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था ये देख लिए। फिर देखिए निकोबार द्वीप समूह में सैम्पेन जनजाति पाई जाती है और निकोबारी जनजाति पाई जाती है। अंडमान में सेंटेनिल जनजाति पाई जाती है और अंडमानी जनजाति अंडमान में पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। फिर हम देखते हैं लक्षद्वीप। ये देखिए प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है। इसमें टोटल 36 द्वीप पाए जाते हैं। इसमें से केवल 10 ऐसे हैं जो आबाद हैं। ठीक है, राजधानी लक्षद्वीप की कवरत्ती है जो पिछली बार पेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है और 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। ठीक है, फिर हम चलते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार देख लेते हैं। इसमें कौन से पर्वत और पठार पाए जाते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम चित्र से सभी पठार को देख लेते हैं। ये देखिए ये है भारत का मानचित्र। इसमें हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे है तेलंगाना का पठार, यहाँ ये कर्नाटक का पठार, यहाँ दक्कन का पठार, फिर है उसके बाद ये छोटा नागपुर का पठार जो हमारा झारखंड के साइड में छोटा नागपुर का पठार, ये बघेलखंड का पठार, इधर ये मेघालय वाले क्षेत्र में शिलांग का पठार, इधर ये बुंदेलखंड का पठार, और यहाँ पे है क्या मालवा का पठार। ठीक है, तो पठार हमको समझ में आ गया। तो चलिए फिर देखिए ये प्रायद्वीपीय जो पठार है इसको पठारों का पठार कहा जाता है क्योंकि इनमें अनेक पठार शामिल है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर हम पठार। अब हम पर्वत देख लेते हैं। देखिए पर्वत में देखें तो यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है जो राजस्थान वाले क्षेत्र में है। फिर ये देखिए महाराष्ट्र है, यहाँ पर अजंता की श्रेणी है। फिर यहाँ पे केरल में अन्नामलाई की श्रेणियाँ पूरा है। ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। यहाँ पे नीलगिरी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ी है जिसमें सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है, 2 बेटा है। यहाँ पे महेंद्रगिरी है। यहाँ झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम मेघालय वाले क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, तो अभी हम बताएंगे, याद रखी रहेगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये म्यांमार है, तो यहाँ पे कौन सा पर्वत श्रेणी है, आराकानयोमा। ठीक है, उसके बाद चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं, अब समझ लेते हैं सबको। फिर आप लोग एक बार मैप अच्छे से देख लीजिएगा।
अरावली पर्वत श्रेणी को हमने देखा ये कहाँ पे था, तो ये जो राजस्थान वाला एरिया है वहाँ पे, यहाँ पे क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी है। ये अवशिष्ट है तथा सबसे प्राचीन, तो एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि सबसे प्राचीन श्रेणी भारत की कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रेणी है। यह संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक करती है। तो एग्जाम में ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये कौन सी संरचना ऐसी है जो पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो अरावली पर्वत श्रेणी है। लूनी नदी यहीं से निकलती है अरावली पर्वत से, तथा यह गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ठीक है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। ये क्या है, यहीं पे अबू धाबी है। जो जैनियों का दिलवाड़ा मंदिर है यहाँ का सबसे फेमस है। ठीक है, तो जैनियों का दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, इसी गुरु शिखर पे है। ठीक है, तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है। ठीक है, विंध्य श्रेणी में हम देखें हैं तो ये एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी देखें तो ये मैकाल श्रेणी, इसकी एक मैकाल श्रेणी है। और ये जो सतपुड़ा श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। तथा मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, अमरकंटक है। अमरकंटक है, जो नर्मदा व सोन नदी यहीं से निकलती है। तो हमको क्या समझ में आया यहाँ से, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है तथा मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिससे नर्मदा व सोन नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियां, देख लेते हैं। तो देखिए, दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, एक अरब सागर में गिरने वाली, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, साबरमती, पेरियार और सिंधु। बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा और भीमा, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। फिर इसको आगे हम चलते हैं तो दो भागों में बांटते हैं। स्थलीय नदियां, इसको एक हिमालयी नदियां हैं, एक प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, अर्थात जो हिमालय से निकलती हैं और एक क्या है जो प्रायद्वीपीय में बहती है, जो नीचे के भाग में बहती हैं। ठीक है, तो जो हिमालय से नदियां निकलती हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हैं। ये 12 होती हैं, ये पानी की इसमें कमी नहीं होती है और तथा ये अधिक कटाव छटाव करते हैं क्योंकि ये ऊपर से आती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ ये जैसे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इसमें क्या होती है, पानी की कमी होती है, अर्थात जब ये बारिश ज़्यादा होता है तो इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तथा वर्षा का मौसम खत्म होता है तो इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें से हम पहला नदी देखते हैं, गंगा नदी। ठीक है, अब देखिए गंगा नदी का यहाँ पे हम पूरा बनाए हैं, चलिए देख लिया जाए। अब हम गंगा तंत्र देखते हैं तो यह देखते हैं कि यह भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। क्षेत्रफल इसका 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा यह 15 राज्यों में बहती है। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अपवाह तंत्र है। चीन, नेपाल, भारत, बांग्लादेश नदी तंत्र इसमें आता है। ठीक है, गंगा दौड़े की अधिकांश नदियाँ सदा नीरा, अर्थात इसमें सदा पानी रहता है। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ पे है, ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। एक मिनट देखिए, यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे सतोपथ ग्लेशियर है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अलकनंदा नदी, लिख लीजिए, अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है, फिर आगे चलती है तो फिर आगे विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है तथा इसका नाम क्या हो जाता है, विष्णु प्रयाग हो जाता है। परंतु ये अलकनंदा सबसे गहरी रहती है, फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर आगे चलती है, यहाँ नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है तो इसका नाम नंद प्रयाग हो जाता है। ठीक है, इस जगह पे जहाँ पे नंदाकिनी नदी मिलती है उस जगह का नाम नंद प्रयाग हो जाता है। फिर ये नदी अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर यहाँ पे इससे पिंडार नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में इसका नाम क्या पड़ जाता है, कर्णप्रयाग, यहाँ पे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ से आती है मंदाकिनी नदी केदारनाथ से होकर, तो ये यहाँ पे रुद्रप्रयाग हो जाता है। फिर ये नदी आगे बढ़ती है, यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकल रहा, गंगोत्री ग्लेशियर से आ रहा है भागीरथी नदी, तो भागीरथी नदी जो यहाँ पे मिल जाती है देवप्रयाग में। ठीक है, तो इसका नाम देवप्रयाग हो जाता है। यहाँ से कौन सी नदी आगे बढ़ती है, गंगा नदी। ठीक है, समझ में आ गया। अलकनंदा नदी आती है तो पहले इसमें धौली गंगा मिलती है, फिर नंदाकिनी नदी, फिर पिंडार नदी, फिर ये मंदाकिनी नदी, उसके बाद भागीरथी मिलती है। तो भागीरथी जब मिलती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, गंगा नदी हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से ऋषिकेश होता है, फिर यहाँ पे हरिद्वार में क्या करती है, गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है, यहाँ पे रामगंगा नदी इसमें मिलती है। तो देखिए इससे पूछ लेता है कि कौन सी नदियाँ कहाँ पे जुड़ती है, तो देखिए ये इधर की अगर देखें तो रामगंगा नदी, गोमती, शारदा, घग्गर, गंडक, कोसी। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि बाईं तरफ से जुड़ने वाली नदियाँ कौन सी, तो बाईं तरफ से रामगंगा, गोमती, शारदा, घग्गर, गंडक, कोसी, ये सब नदियाँ गंगा नदी में मिलती हैं। दाईं तरफ से देख लेते हैं तो देखिए यमुनोत्री से यहाँ से यमुना नदी निकलती है, यमुना नदी में मिलती है टेम्स नदी, यहाँ से चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो याद रखिएगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सिंधु अलग है, सिंध है ये। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदी मिलती है, यहाँ पे हिंडन नदी मिलती है। उसके बाद ये यहाँ पे जाके क्या बोलता है, गंगा नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, प्रयागराज में।
तो प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़ती है, इसमें चौसा, सोन नदी, पुनपुन नदी, ये सब इसमें मिलती चली जाती है गंगा नदी में, ठीक है। तथा लास्ट में जाकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ये क्या था? गंगा नदी का अपवाह तंत्र था, ठीक है। अब देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री है, मुहाना इसके बंगाल की खाड़ी है। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। यह दुनिया के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है और इसमें नदियाँ सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ इसमें हम देखेंगे सिंधु नदी में। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं इसका। देखें ये क्या, इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में 1114 किलोमीटर ये बहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, एक मिनट, सिंधु नदी यहाँ तिब्बत से निकलती है। देखिए तिब्बत से ये होकर ये अरब सागर में गिर जाती है। अब इसकी हम देख लेते हैं इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है। तो देखिए झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, फिर इसके बाद सतलज नदी। तो क्या होता है, झेलम नदी ऐसे देखिए, ये झेलम नदी ही मेन नदी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये क्या है, देखिए यहाँ से ये चिनाब नदी आती है, ये चिनाब नदी यहाँ से टोटली आती है। तो क्या होता है, चिनाब नदी में ही झेलम नदी आके मिलती है, ये बैरीनाग से झेलम नदी निकलती है। उसके बाद ये रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकल के आके इसमें चिनाब नदी में मिल जाती है। उसके बाद ये राकास्ताल से सतलज नदी आके मिलती है, यहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक है। और उसकी इसी में सतलज नदी में ही व्यास कुंड से व्यास नदी मिलकर यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिंधु तंत्र हो गया। चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं। अब देखिए ये जो सिंधु और झेलम के दोआब क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सिंधु सागर कहा जाता है। झेलम और चिनाब के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है, चाज दोआब। अर्थात देखिए जैसे ये है तो इन दोनों के बीच के क्षेत्र को, जैसे चिनाब है और रावी है, तो चिनाब और रावी के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है, जैसे दो नदियों के बीच के जगह को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। तो जैसे चिनाब और रावी को क्या कहा जाएगा, रचना कहा जाएगा। रावी और व्यास को क्या कहा जाएगा, बारी दोआब कहा जाएगा। और ये व्यास और सतलज के बीच की जो जगह है उसको क्या कहा जाएगा, विस्त दोआब कहा जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि झेलम और चिनाब के बीच के दोआब को क्या कहा जाएगा, तो चाज, चिनाब और रावी को रचना, रावी और व्यास को बारी, व्यास और सतलज को विस्त। तो देखिए याद करने का इसका ट्रिक, देखिए यहाँ से च आ रहा है, यहाँ से जय, तो चाज जवाब। यहाँ से ची और र चैना, तो देखिए र चैना, रचना जवाब किसके में, चिनाब और रावी। बारी, तो देखिए यहाँ से रा और यहाँ से ब्या, तो इसको जोड़ेंगे तो बारी द्वाब। यहाँ से व्या और सत्य, तो देखिए अस्त अवी, व्यास से सतलज को रिलेट कर लीजिएगा तो विस्त द्वाब, ठीक है। शेषनाग, अब देखिए ये देखिए जो झेलम नदी है यहाँ ये कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है या फिर इसी को बैरीनाग झील कहा जाता है। इस पे कौन सी परियोजना चल रही है, तुलबुल परियोजना। तो एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस पे है, तो झेलम नदी पर। चिनाब नदी, इसमें कौन सा परियोजना चल रहा है, सलाल, दुल्हस्ती और बलगिहार। रावी नदी पे कौन सा बांध है, रोहतांग, देखिए रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है, इस पर 3 बांध है। व्यास नदी पर व्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर निकलता है। तो ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाला गया है, तो व्यास नदी से निकाला गया, ठीक है। और ये जो सतलज नदी है ये राकास्ताल मानसरोवर से निकलती है तथा सतलज तथा व्यास नदी पर ही क्या बनाया गया है, हरिक्के बैराज बनाया गया है। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि हरिक्के बैराज किस नदियों पर बनाया गया है, तो सतलज तथा व्यास नदी पर, ठीक है। हम ब्रह्मपुत्र नदी देखते हैं, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में ये 916 किलोमीटर बहती है। ये तिब्बत के यारलुंग सांगपो से निकलती है। सॉरी, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, अलग अलग नाम से जाते हैं, नाम है इसके, ठीक है। ये तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग दिबांग कहा जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है तथा जब इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाते हैं तो इसको क्या संयुक्त रूप से मेघना कहा जाने लगता है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां लोहित, तीस्ता, मानस और कपली हैं, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप इसी असम में है। तो ये इसमें ये जो इसका लेखपाल का एग्जाम हुआ नहीं, वीडियो के एग्जाम में ये पूछा हुआ था कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप है। किसमें है, असम में है। किस नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो इसका याद भी रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में, और ये असम में है, ठीक है। चलिए हम प्रायद्वीपीय नदियां देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में हम देखें कुछ अरब सागर में गिरती हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली है। तो सबका नाम याद रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, घग्गर, लूनी, अरावती, पेरियार, भरतपुजा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में देखते हैं तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा,
कावेरी, स्वर्णरेखा, पेन्नार और ताम्रपर्णी। ठीक है, अब देखिए महानदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में है। इस पर महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, ये सबसे लंबा बांध है। ठीक है, गोदावरी नदी के बारे में इंपॉर्टेंट देखते हैं। ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा तथा दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, फिर कृष्णा नदी देखते हैं। ये महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सहायक नदी इसकी तुंगभद्रा और भीमा है। इस पे परियोजना जो चल रहा है अलमाटी बांध कर्नाटक में, नागार्जुन, श्रीशैलम और तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश में चल रहा है। ठीक है, सब याद रखे रहेगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए सारे हैं। कावेरी नदी ये ब्रह्मगिर की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, परियोजना इस पे कृष्ण सागर परियोजना जो कर्नाटक में चल रहा है, और मैसूर सागर बांध ये तमिलनाडु में है। ठीक है, द्वीप कावेरी नदी पे कौन से द्वीप है? श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम द्वीप है। और ये कावेरी नदी पे जलप्रपात है शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में। ठीक है, सुवर्णरेखा ये छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। एक मिनट, इस पे कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रो जलप्रपात। तो एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हुंड्रो जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये छोटा नागपुर के पठार से जो स्वर्ण रेखा नदी निकलती है उसी पे। पेन्नार नदी ये कर्नाटक, ठीक है, ये कर्नाटक में बहती है। ठीक है, अब अरब सागर की नदी हम देख लेते हैं। नर्मदा नदी ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो अगर ऐसे पूछ, देखिए ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, उद्गम इसका है अमरकंटक और ये मैकाल जो सतपुड़ा श्रेणी है उसी से। ठीक है, जलप्रपात इसमें धुआंधार जलप्रपात है जबलपुर में। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं हम भारत के मरुस्थल देख लेते हैं, जहाँ पे 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मरुस्थल कहा जाता है। भारत में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल राजस्थान में है। और कच्छ का रण जिसको सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है, नमकीन व दलदल निर्मित ये मरुस्थल है। ठीक है, जिसको कच्छ का रण। ठीक है, पिछली बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि जंगली गधे कहाँ पे पाए जाते हैं। एक मिनट, पूछा था कि जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं, तो ये गुजरात में ही है। ठीक है, याद रखिएगा। कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में है। इसको सफ़ेद, कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए ये सबसे गर्म मरुस्थल है। अगर ठंडा भारत का पूछे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो लेह लद्दाख है। ठीक है, लेह लद्दाख को क्या कहा जाता है? ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। अब चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये तो वैसे विश्व भूगोल का पार्ट है, बट हम इसको ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को श्वेस ने सर्वप्रथम समझाया था। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किसने समझाया, तो श्वेस ने समझाया था। सबसे ऊपरी परत को भूपट्टी कहा जाता है। देखिए अगर ये अगर पूरी पृथ्वी है, अगर हम इससे एक पार्ट ऐसे केक की तरह काट लें तो हमको ये पूरा पार्ट ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, तो जो सबसे ऊपरी पार्ट है उसको भूपट्टी कहा जाता है। बीच वाले को क्या कहा जाता है? मेटल कहा जाता है। और सबसे निचले वाले को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। तो भूपट्टी, मेटल, कोर। ठीक है, और इसमें जो देखिए इसको जाते देखिए इसमें क्या ऊपरी वाली जो भूपट्टी है उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। तो सीमा से इसको सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और इसको निकिल और फेरस पाया जाता है। ठीक है, एक मिनट, निकिल और लोहा पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम बांटने का देख लेते हैं। तो अगर हम देखिए भूपट्टी को मेटल से कौन अलग करता है? मोहो अलग करता है। इसका नाम क्या है? मोहो है। और जो ये मेटल को कोर से अलग करता है, इसको क्या, इस लाइन को क्या कहा जाता है? गुटेनबर्ग रेखा कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि भूपट्टी और मेटल को बांटने वाले को क्या कहा जाता है? मोहो। और ये मेटल और निफे को कोर को बांटने वाले को गुटेनबर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब इसको याद करने का ट्रिक है मैं से मोहो और गै से गुटेनबर्ग। ठीक है, अब देखिए भूपट्टी को भी दो भाग में बांटा गया है। इसको दो भाग में बांटने वाले को कोनोरॉड कहा जाता है। और इसको देखिए फिर उसके बाद ये मेटल है, इसको भी दो भाग में बांटा गया। इसको बांटने वाली रेखा को क्या, रेप्टी कहा गया है। और उसके बाद ये जो कोर है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसको बीच को भागने वाले को लेहमन कहा गया है। तो इसको याद करने का ठीक है करले, कैसे क्या हो जाएगा? कोनोरॉड, र से रेप्टी और ले से लेहमन। ठीक है, तो याद रखे रहिएगा। अब देखिए फिर हम देख लेते हैं, ये भूपट्टी है, ये पूरे पृथ्वी का 1% भाग पूरा है। ठीक है, उसके बाद ये मेटल है, ये 83% भाग में पूरा मेटल फैला हुआ है। और निफे 16% भाग में। तो एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि जो कोर है वो कितने परसेंट है? 16% है। मेटल 83% है। भूपट्टी 1% है। ठीक है, अब फिर चलते देख लेते हैं। ये 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है भूपट्टी। 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक ये क्या, मेटल फैला हुआ है। उसके बाद ये जो कोर है ये 2900 से लेकर पूरा लास्ट तक क्या फैला हुआ है?
कोर फैला हुआ है, ठीक है। चलिए फिर हम देख लेते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो और भूपटपट्टी का कितना है, एक मिनट, भूपटपट्टी का कितना है, 25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सीमा का कितना है, जो मेटल जिसको कहा जाता है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। फिर इसके बाद ये कोर निफे किसका है, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा। अगर पृथ्वी का औसत घनत्व पूछे तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। भूपटपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, 46%, जो ऊपरी वाला पार्ट है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। 32 मीटर गहराई में जाने पर तापमान में 1% की वृद्धि होती है। अर्थात अगर हम एक मीटर नीचे जाएंगे तो अगर हम 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1% क्या होगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला हमारा टॉपिक है भूकंप। भूकंप एक आकस्मिक एवं विनाशकारी प्राकृतिक आपदा होता है। भूकंप का उद्गम केंद्र जो होता है उसको भूकंप मूल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये भूकंप है, अगर यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ तो ये क्या मान लीजिए यहाँ पे भूकंप हुआ तो ये भूकंप मूल कहलाएगा। और उसके बाद यहाँ से तरंगे ऊपर की तरफ बढ़ेंगी तो ये जहाँ पे हमको अनुभव होगा वो क्या कहलाएगा, अधिकेंद्र कहलाएगा, ठीक है। तो भूकंप का उद्गम केंद्र भूकंप मूल कहलाता है। अब भूकंपी तरंगों का अनुभव सबसे पहले जहाँ होता है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, पी, एस, एल, प्राथमिक, द्वितीयक, ठीक है। भूकंप मापने का पैमाना जो होता है रिक्टर पैमाना होता है। भूकंप मापने का यंत्र जो होता है सिस्मोग्राफ होता है। अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हो गया। भूकंप मापने का यंत्र रिक्टर पैमाना, भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ। देखिए हमने देखा भूकंप मापने का पैमाना रिक्टर पैमाना, भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ, अध्ययन भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। सर्वाधिक खतरनाक तरंग कौन सा है, यल तरंग है। जो लास्ट वाला तरंग है वो सर्वाधिक क्या है, खतरनाक तरंग है, ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक है ज्वालामुखी। देख लेते हैं, पृथ्वी के अंदर से धुआं, जलवाष्प, राख आदि बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। और इसी को ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी का या फिर प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कौन सा है, तो ये क्या है, ज्वालामुखी को सुरक्षा वाल्व कहलाता है, ठीक है। अब देखिए 3 प्रकार का ज्वालामुखी पाया जाता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक सुसुप्त ज्वालामुखी, एक शांत या मृत ज्वालामुखी, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी जिससे लगातार क्या निकल रहे हैं, धुआं, राख इत्यादि लगातार निकलते जा रहे हैं। सुसुप्त ज्वालामुखी ये क्या है, अभी तो शांत है लेकिन तो ये कभी भी फूट सकता है, यहाँ से ज्वालामुखी कभी भी निकल सकता है। शांत या मृत ज्वालामुखी ये मतलब इसका क्या हो गया, ये एकदम हो गया, दब गया है, अब ये कभी वापस से फिर से यहाँ से ज्वालामुखी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो सक्रिय ज्वालामुखी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा दोनों ये इंपॉर्टेंट है, एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो इटली में है, ठीक है। इसको देखिए, ये जो स्ट्रोम्बोली, एक मिनट देखिए, हम देखें स्ट्रोम्बोली जो ये है इसको इटली का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि इटली का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, तो स्ट्रोम्बोली ये जो ज्वालामुखी है, क्योंकि इससे लगातार लावा निकलते रहता है तो इससे क्या होता है, उजाला होता रहता है, इसे क्या कहा जाता है, इटली का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। अब भारत में बैरन द्वीप है जो एक क्या कहाँ पे है, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, बैरन द्वीप, ठीक है। किलाई जो है हवाई द्वीप में है, ये क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। सुसुप्त में देखिए फ्यूजियामा, नारकोंडम, वेसुवियस, तो ये जो नारकोंडम ज्वालामुखी ये भी अंडमान निकोबार में है, तो इसको भी याद रखे रहेगा, ये भी एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये फ्यूजियामा भी एक ये क्या है, सुसुप्त ज्वालामुखी, और वेसुवियस भी, ठीक है। उसके बाद शांत या मृत ज्वालामुखी अगर देखें तो पोपा म्यांमार में है, किलिमंजारो तंजानिया में, ये सब क्या है, एक शांत ज्वालामुखी है। और देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे कोई ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर में ये इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे विस्तृत ज्वालामुखी मतलब जो सबसे दूर में फैली हुई है, मानोलोआ ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप में है, ठीक है। ये जो ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है ना, वहाँ पे, ठीक है। मैग्मा क्या कहलाता है, पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको मैग्मा कहा जाता है। जब ये मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहा जाता है, पृथ्वी के बाहर जो तरल पदार्थ आ जाता है उसको लावा कहा जाता है।
क्रेटर जहाँ से, जिस मुंह से ये निकलता है जहाँ से, तो उसको क्या कहा जाता है, जो कीपकार मुंह होता है उसको क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ प्रमुख चक्रवात हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये विश्व के भी हैं तो इसको हम देख लेते हैं। हरिकेन ये अमेरिका का है, टॉर्नेडो ये दक्षिण पूर्वी अमेरिका का है, विली विली ऑस्ट्रेलिया का, ये विली विली तो बहुत बार पूछा हुआ है, तो विली विली कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख चक्रवात है। साइक्लोन हिंद महासागर का है, टाइफून चीन का है, तितली उड़ीसा या भारत का है। ठीक है, तो यहाँ से ये तो याद रखिएगा, हरिकेन अमेरिका का, टॉर्नेडो दक्षिण पूर्वी अमेरिका का, विली विली ऑस्ट्रेलिया का, साइक्लोन हिंद महासागर का, टाइफून चीन का और तितली उड़ीसा या भारत का। ठीक है, चलिए हम भारत की मृदा आप देख लेते हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं भारत की मृदा। भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान जो है, वो जो संगठन है, उसने कितने प्रकार को मान्यता दिया है, केवल 6 प्रकार को दिया है। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं जो जलोढ़ है। देखिए पहला क्या है, जलोढ़, उसके बाद लाल, उसके बाद काली, रेगुर, लेटराइट। तो इसको याद करने का ठीक है, एक मिनट, जला कर लौट। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया, जलोढ़, ल से लाल, कैसे काली, रे से रेगुर और ल से लेटेराइट। ठीक है, तो इतनी प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती है, तो इसको याद करने का ठीक है, जला कर लौट, जैसे जलोढ़, ल से लाल, कैसे काली, रे से रेगुर, ल से लेटेराइट। ठीक है, तो देखिए जलोढ़, इसमें क्या होता है, धान की खेती होती है और सर्वाधिक मात्रा में यही जलोढ़ मिट्टी ही भारत में पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी, इसमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और देखिए कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी है। ठीक है, रेगुर मिट्टी को भी काली मिट्टी ही कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद एक है लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है, मरुस्थली मिट्टी देखेंगे तो ये राजस्थान हरियाणा में पाया जाता है। यहाँ पे क्या नागफनी कैक्टस पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में क्या उत्पन्न होता है, धान की खेती, गेहूं की खेती के लिए ये एकदम सर्वोत्तम है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये 2 प्रकार की होती है, ये एक बांगर एक खादर। तो जो जलोढ़ मिट्टी का जो खादर वाला होता है वो नवीन होता है और जो बांगर होता है वो पुरानी मिट्टी होती है। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक है मौसम और जलवायु। चलिए इसको हम देख लेते हैं, एक मिनट। अल्पकालीन के समय के लिए जो रहता है उसको मौसम कहा जाता है। जलवायु लंबे समय तक का जो मौसम होता है उसको क्या कहा जाता है, जलवायु। जैसे अगर हम कोई क्षेत्र है वहाँ पे हम लगातार 30 सालों तक नज़र रखें और उसके बाद हमें अनुभव हो कि हाँ ये क्षेत्र अभी यहाँ का मौसम ऐसे ऐसे इस समय पे ऐसे ऐसे रहता है, तो ये क्या कहलाएगा, जलवायु कहलाएगा। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, मौसम शब्द से। मौसम शब्द क्या है, एक अरबी भाषा का। तो एग्जाम में पूछ लेगा कि मौसम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो अरबी भाषा से हुआ है, जिसको क्या कहा जाता है, मौसम, अरबी भाषा में। ठीक है, भारत की जलवायु कैसा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। उत्तर भारत के मैदान में ठंडी में वर्षा का कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है या फिर जेट स्ट्रीम है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना यहाँ पे हम टॉपिक लिखवाए हैं आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर भारत के मैदानों में ठंडी में वर्षा का कारण क्या है, जैसे ठंडी की मात्रा में क्या हो जाता है, उत्तर भारत में क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। तो इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा होती है, या फिर ये जो तमिलनाडु का तट है उसी को कोरोमंडल तट कहा जाता है, ये लौटता मानसून के कारण होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटों पर जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है, तो लौटते हुए मानसून के कारण। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, लगभग में 80% वर्षा इसी से हो जाता है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। यूपी में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। ठीक है, अब भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, लेह या लद्दाख है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं उनका कुछ नाम दिया गया है, जैसे उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया जाएगा। तो जैसे जो चलती हैं पूर्वी भारत में नार्वेस्टर कहा जाता है, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, आम्र वर्षा दक्षिण भारत में, लू उत्तर भारत में क्या कहा जाता है, उसको लू कहा जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं चलती हैं। ठीक है, फिर उसका देखिए भारतीय मौसम विभाग द्वारा इसको 4 क्षेत्रों में मौसम को बांटा गया है, उसको देखते हैं। शीत ऋतु 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से लेकर 15 जून तक, वर्षा ऋतु 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक, और शरद ऋतु 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। ठीक है, अब एग्जाम में एक भी क्वेश्चन पूछ लेता है कृत्रिम वर्षा कराई जाती है किससे, सिल्वर आयोडाइड द्वारा। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा कराया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड द्वारा कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। ठीक है, जो एल नीनो और ला नीनो आता है उसमें एल नीनो जो होता है ये भारतीय मानसून के प्रतिकूल होता है। ठीक है,
हमारा अगला टॉपिक है भारत के वन और वनस्पतियाँ। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहले देखिए बहुत टाइप के पाए जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मरुस्थलीय वन, मैंग्रोव वन। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसका वर्षा क्या होता है 200 सेंटीमीटर से, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। पत्तियाँ इसकी चौड़ी होती हैं तथा ये साल भर पूरी हरी भरी रहती हैं। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, नारियल इत्यादि। ठीक है, केरल, अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार आदि जगहों पे। ठीक है, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन देखते हैं। वर्षा जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है तथा ये क्या करते हैं, ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं वर्ष में एक बार ये क्या करते हैं, अपना पत्ता गिरा देते हैं, और भारत में यही वन पाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे पूछ ले, भारत में सर्वाधिक कौन सा वन पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? सागवन, शीशम, आम, जामुन, साल। तो एग्जाम में ऐसे दे देगा कि सागवन, शीशम, आम, जामुन ये कौन से वन है? तो ये पर्णपाती वन है। ठीक है, पर्वतीय वन शंकु के आकार के होते हैं, जैसे चीड़, देवदार, फर आदि। ठीक है, ये पर्वतीय वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन, ये इनकी जड़ें क्या होती है, लंबी हो जाती हैं। लंबी मतलब अर्थात बहुत गहरी हो जाती हैं, क्योंकि देखिए इन लोगों को जल तो मिलता नहीं है, तो पानी की तलाश में क्या बहुत ज़्यादा इनकी जड़ें नीचे चली जाती हैं। ठीक है, जैसे बबूल, नागफनी, कैक्टस, बैर, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात आदि के क्षेत्रों में। ठीक है, मैंग्रोव वन दलदली तथा लवणीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है मैंग्रोव वन। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरवन का डेल्टा, वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और इसी जो सुंदरवन का डेल्टा, इसी में सुंदरी नामक वृक्ष भी पाया जाता है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 21% क्षेत्रफल पर वन है, लेकिन तो ये रहना कितना चाहिए? 33% क्षेत्रफल। मान लीजिए 100% क्षेत्रफल है तो उसके 33% क्षेत्रफल पर रहना चाहिए पूरा वन, लेकिन तो कितना है? 21% क्षेत्रफल पर क्या है? वन है। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे झील। देखिए झील किसको कहा जाता है? वैसा जल क्षेत्र जिसमें पानी का स्रोत पृथ्वी के अंदर से, उसको क्या कहा जाता है? झील। ठीक है, तो हम चलिए देख लेते हैं भारत में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी झीलें हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? चिल्का, उड़ीसा में है। भारत में खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है? सांभर झील, अर्थात क्या है? सर्वाधिक खारा है ये। ठीक है, देखिए क्या है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो चिल्का झील है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा सर्वाधिक है। लेकिन तो सर्वाधिक खारा झील उसमें से कौन सा है? तो सांभर झील है, जो राजस्थान में। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील है। भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील। ठीक है, बड़ी और लंबी में मतलब ये क्या है? ये पूरा ऐसे लंबाई में, इसका लंबाई में ज़्यादा है। तो कहाँ है? वेम्बनाड केरल में है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चिलामू झील है, जो सिक्किम है। और उसके बाद भारत की सबसे ऊंची कृत्रिम झील कौन सा है? जो मानव द्वारा निर्मित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ठीक है, भारत में एकमात्र क्रेटर निर्मित झील कौन सा है? लोनार, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहिएगा। और इसके बाद देखिए एक और देखते हैं, पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। पुलिकट झील, लोकटक झील, देखिए जो ये लोकटक झील है ये मणिपुर में है, और इसी लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय पार्क है, जो क्या है? तैरता हुआ। तो एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो ये केबुल लामजाओ तैरता हुआ पार्क है, ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। और किस झील में है? लोकटक झील में है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट झील हो गए। चलिए फिर हम थोड़ा पठार के बारे में, इंपॉर्टेंट, हम पीछे पठार तो पढ़े हैं बट उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसको देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन है? लद्दाख का पठार। भारत का सर्वाधिक खनिज वाला पठार कौन सा है? तो धारवाड़ का पठार है। ठीक है, यहाँ से हमारे ये जो भारत का भूगोल है इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होते हैं। 2-3 टॉपिक और हैं, उसमें हम एक क्लास और लेंगे। उसमें हम प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं, उसके बाद प्रमुख जैसे छोटे बंदरगाह कौन से हैं, उसके बाद कौन से अभ्यारण्य हैं, परमाणु शक्ति गृह कौन सा है। ठीक है, ये सब जो टॉपिक हैं एक क्लास और लेंगे, उसमें खत्म हो जाएगा। लेकिन तो जो इंपॉर्टेंट है उतनी सारी टॉपिक हमारे खत्म हो गए हैं। चलिए ठीक है, फिर आप लोग इसको तैयार करिए। ओके।